हेलो फ्रेंड्स, सफल स्टेप्स में आप सबका एक बार फिर स्वागत है। आज के सेशन में हम लोग जूनियर अकाउंटेंट भर्ती परीक्षा 2015 और 16 में पूछे गए ऑडिट के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो आइए एक बार फटाफट से देखते हैं कि किस टाइप के सवाल पूछे गए, जिससे हमें ये आइडिया लगेगा कि पेपर का स्तर कैसा रहता है, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और क्या हम उन प्रश्नों के लिए खुद को तैयार कर सकते हैं या नहीं। देखिए, पेपर बहुत आसान रहता है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड पेपर नहीं आते हैं इनमें। क्वेश्चन बड़े इजी इजी सिंपल सिंपल से। सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51। 51 क्यों? क्योंकि पहले 25 क्वेश्चन किसी और के, फिर 25 क्वेश्चन किसी और के, और 51 से 75 क्वेश्चन जो थे वो ऑडिट के रहे। क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 कहता है कि अंकेशक किसमें व्यवहार करता है। इसका मतलब है ऑडिटर डील्स विद द फॉलोइंग। किस किस से ऑडिटर डील करता है? तो एक बार मैं साथ के साथ ही आपको इसके इंग्लिश वर्जन भी बताता रहता हूँ। तो इंग्लिश वर्जन में उन्होंने जो लिखा, क्योंकि एक दो जगह ऐसा इंग्लिश वर्जन रहा है जहाँ पे आरपीएससी ने कुछ डिफरेंट कर दिया था, तो आइए उससे ही देखते हैं ज़रा कि जो आरपीएससी ने बोला उसी वर्ड को लेके चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, आरपीएससी ने बोला कि द ऑडिटर, स्टार्टिंग से सभी लोग देख लीजिए। 51, अंकेक्षण किस में व्यवहार करता है? ऑडिटर डील्स विद द फॉलोइंग। नंबर 1 है निरीक्षण। निरीक्षण को इंग्लिश में हम लोग बोलेंगे चेकिंग। तो क्या ऑडिटर चेकिंग का काम करता है? दूसरा बोला गया सत्यापन, दैट इज नॉन एज वेरिफिकेशन। क्या ऑडिटर वेरिफिकेशन करता है? और तीसरा है एग्जामिनेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट। क्या ऑडिटर एग्जामिनेशन का काम भी करता है? तो अगर आपने ऑडिट ठीक से पढ़ा है तो ऑडिटर ये तीनों काम करता है। ऑडिटर खातों की या लेखों की जांच भी करता है, फिक्स असेट या स्थायी संपत्तियों को वेरीफाई भी करता है, और साथ में चेकिंग, निरीक्षण, वाउचिंग, ये सब तो ऑडिटर करता ही है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब था आंसर नंबर 4, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 52। वैधानिक अंकेक्षण किसके द्वारा किया जाता है? हु कंडक्ट्स द स्टैट्यूटरी ऑडिट। वैधानिक अंकेक्षण किसे कहते हैं? भारत के कंपनी अधिनियम में हर कंपनी के लिए एक अंकेक्षण साल में एक बार करवाना जरूरी है, दैट इज नॉन एज स्टैट्यूटरी ऑडिट या वैधानिक अंकेक्षण। वैधानिक अंकेक्षण कौन करेगा, उसकी योग्यता बेसिकली कंपनी अधिनियम में ही लिख दी गई है, और कंपनी अधिनियम ये कहता है कि सिर्फ और सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट वो ऑडिट करने के लिए एलिजिबल हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट को हिंदी में बोला जाता है सनदी लेखापाल या लेखाकार। तो संधि लेखाकार स्टैंड्स फॉर सीए, और इसका सही जवाब हो जाएगा सीए। तो संस्थान का लेखाकारी ऑडिट नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि इंस्टीट्यूट का, कंपनी का खुद का ऑडिट जो ऑडिटर जो खुद का अकाउंटेंट होता है वो स्वतंत्र नहीं होता, निष्पक्ष नहीं होता, वो नहीं कर सकता। कोई भी व्यक्ति इसको नहीं कर पाएगा, तो सिर्फ और सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 53। अंकेशक का कार्य क्षेत्र कैसे डिसाइड होता है? ऑडिटर का जो स्कोप ऑफ वर्क है वो कैसे तय होगा? तो देखिए, ऑडिटर दो तरह की ऑडिट मेनली करते हैं। एक वो ऑडिट जो किसी कानून में किसी कंपनी के लिए कराना कंपलसरी है। एक वो ऑडिट जो कंपलसरी नहीं है किसी कंपनी के लिए, लेकिन लोग अपनी मर्जी से कराते हैं, जिसको हम ऐच्छिक अंकेक्षण, ऑप्शनल ऑडिट बोलते हैं, वॉलंटरी ऑडिट बोलते हैं। तो जब ऑडिट किसी कानून में कंपलसरी होता है तो वो कानून बताता है कि ऑडिटर क्या क्या काम करेगा, उसका स्कोप ऑफ वर्क कितना होगा। और जब कोई ऑडिट कंपलसरी नहीं होता तो जो कंपनी ऑडिटर को अपॉइंट करती है वो अपनी मर्जी से तय करती है कि ऑडिटर से काम क्या कराना है। तो आंसर देखिए, पहला है क्या वैधानिक अंकेक्षण में कानून द्वारा तय होता है? डेफिनेटली होता है, ये सही है। दूसरा, निजी अंकेक्षण में नियोजक के द्वारा तय होता है, ये भी ठीक है। पर्सनल ऑडिट कोई करा रहा है तो वो खुद तय करता है। क्योंकि दोनों जवाब सही हैं, इसलिए ये दोनों ऑप्शन तो हो नहीं सकते। तीसरे ऑप्शन में लिखा हुआ है कि सरकारी ऑडिट में वैधानिक अंकेक्षण में कानून के द्वारा, और स्टैट्यूटरी ऑडिट के अलावा प्राइवेट ऑडिट में नियोजक द्वारा। तो सही जवाब हो जाएगा आंसर नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जरा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 ये कहता है कि अंकेशक को राय देनी होती है कि वित्तीय विवरण पत्र चित्रित करते हैं, तो ऑडिटर को बताना पड़ता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या बताते हैं। सबसे पहला लिखा गया सत्य व उचित। सत्य व उचित को इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग ट्रू एंड करेक्ट व्यू। उसके बाद लिखा हुआ है सत्य व सही। दूसरा सत्य व उचित, सत्य उचित को हम बोलते हैं ट्रू एंड फेयर व्यू। उसके बाद तीसरा लिखा हुआ है हमारे पास में उचित व सही चित्रण, जो कहलाता है फेयर एंड करेक्ट व्यू, फेयर एंड करेक्ट। और लास्ट वन इज ट्रू एंड एग्जैक्ट, ट्रू एंड एग्जैक्ट, सटीक। तो इनमें से सही जवाब देखा जाए तो हम सभी जानते हैं कि ऑडिटर का काम होता है ये बताना कि बैलेंस शीट में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो भी कुछ लिखा गया है वो ट्रू एंड फेयर है या नहीं। तो सही जवाब होगा आंसर नंबर 2। ये सभी इसमें रॉन्ग आंसर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 55। एक प्रलेखीय साक्ष्य जिसके द्वारा पुस्तकीय प्रविष्टियों की सत्यता की प्रमाणिकता सिद्ध की जा सकती है उसे क्या कहते हैं? इसका मतलब है द डॉक्यूमेंट्री एविडेंस बाय विच जर्नल एंट्रीज कैन बी एग्जामिन्ड इज नॉन एज। जर्नल एंट्रीज को चेक करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? तो उसके लिए हम देखते हैं कि सबसे पहले जर्नल एंट्री से पहले कौन से कागज तैयार होते हैं। जर्नल एंट्री से पहले एक डॉक्यूमेंट तैयार किया जाता है जिसके आधार पे जर्नल एंट्रीज होती हैं, जिसको हम बोलते हैं वाउचर्स। तो वाउचर हिंदी में कहलाता है प्रमाणक। ये जर्नल एंट्रीज का आधार है, इसलिए
जब भी हमें कुछ जर्नल एंट्रीज की सत्यता चेक करनी होती है तो वाउचर से चेक की जाती है, और वाउचर को चेक करने का काम वाउचिंग कहलाता है। तो सही जवाब होगा हमारे लिए एक प्रमाण है कि आंसर नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आंतरिक अंकेक्षक की सुस्पष्ट परिभाषा। इस क्वेश्चन को हम लोग छोड़ देंगे क्योंकि ये क्वेश्चन आरपीएससी के द्वारा डिलीट कर दिया गया था। इसमें एक से ज़्यादा आंसर सही हैं, इसलिए इस क्वेश्चन पे चर्चा करने का फायदा नहीं है। सभी बच्चों को इसके नंबर दिए गए थे, इसको हटा दिया गया था। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 57। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? क्वेश्चन नंबर 57 कहता है आउट ऑफ द फॉलोइंग विच वन इज नॉट ट्रू, मतलब गलत कौन सा है? पहला है वित्तीय विवरण पत्रों की विश्वसनीयता के विषय में अंकेशक अपनी राय से स्वामियों को विश्वास दिलाते हैं। ये तो बिल्कुल ठीक है कि ऑडिटर की ऑडिट कर लेने से मालिकों में विश्वास जागता है। दूसरा, अंकेशित वित्तीय विवरण पत्रों पर बैंक अधिक विश्वास करते हैं। क्या बैंक इस पे ज्यादा विश्वास करते हैं? बिल्कुल करते हैं। एक तो ऐसा है जिसको ऑडिटर ने चेक नहीं किया, एक ऐसा है जिस पे ऑडिट किया, तो ऑडिटेड पे ज्यादा भरोसा होगा ही होगा। तीसरा है व्यापारिक लेनदार वित्तीय अंकेक्षण पे विश्वास नहीं करते। बिजनेस के क्रेडिटर ऑडिट पे भरोसा नहीं करते। ये गलत जवाब है, ऑडिटर पे भरोसा करते हैं। इसलिए हमसे पूछा गया कि असत्य या गलत कौन सा? गलत ये रहा। नेक्स्ट चलते हैं जरा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 58। वैधानिक अंकेशक द्वारा यदि आंतरिक अंकेशकों पर विश्वास किया जाए तो प्रतिवेदन में अशुद्धियों के लिए जिम्मेदार कौन होगा? देखिए, दो तरह के ऑडिटर होते हैं। कौन कौन से? एक तो इंटरनल ऑडिटर जिसको हम आंतरिक अंकेशक बोलते हैं, जो कंपनी के आंतरिक नियमों की, इन सब की चीज़ों की जांच करता है। दूसरा एक ऑडिटर है वैधानिक अंकेशक, जो स्टैट्यूटरी ऑडिटर की ड्यूटी निभाता है और कंपनी अधिनियम में दिए गए कर्तव्यों की पालन करता है, देखता है कि वित्तीय विवरणों में जो चीज़ें दी हैं वो सत्य और उचित है या नहीं। इंटरनल ऑडिट अलग आदमी करता है, स्टैट्यूटरी ऑडिट अलग करता है। क्वेश्चन ये कहता है कि अगर आंतरिक अंकेशक ने अपना काम कर दिया और स्टैट्यूटरी ऑडिटर आया और उसने भरोसा कर लिया कि आंतरिक अंकेशक ने जो किया है वो सब सही है, उसके ऊपर भरोसा करके उसने अपनी रिपोर्ट बना ली, बाद में पता चला कि कोई छल कपट गलती त्रुटि है, ऑडिटर की रिपोर्ट गलत है, तो ऐसे में जिम्मेदारी इंटरनल ऑडिटर की होगी या स्टैट्यूटरी की? अल्टीमेट जिम्मेदारी इस वैधानिक अंकेशक की होगी, क्योंकि इसका काम है ये बताना कि बैलेंस शीट में सब सही है या नहीं, और इंटरनल ऑडिटर का भी एक तरह से ये रिव्यूअर होता है, समीक्षक होता है, तो इसकी गलती मानी जाएगी। आंसर हो जाएगा वैधानिक अंकेशक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा कौन सी में अंकेशक के अधिकार व कर्तव्य निहित हैं? तो देखिए, कंपनी अंकेक्षण में चैप्टर नंबर 10 है कंपनी अधिनियम में, जिसमें ये सारी धाराएं हैं, और वो धाराएं बताती हैं कि अधिकार और कर्तव्य कहाँ होगा। तो देखिए, मैं सभी धाराएं बता देता हूँ। धारा संख्या 138 है सबसे पहले, जो ये बताती है कि आंतरिक अंकेशक या इंटरनल ऑडिट कैसे होगा। धारा संख्या 138 चैप्टर नंबर 9 में है, 10 में नहीं है। चैप्टर नंबर 10 में धारा है 139 से स्टार्ट होके। पहला है अंकेशक की नियुक्ति या अपॉइंटमेंट, कि ऑडिटर कैसे अपॉइंट होगा। उसके बाद अगला है एलिजिबिलिटी, जिसको हम लोग बोल देते हैं अंकेशक की योग्यता। योग्यता के बाद 143 है जो पावर एंड ड्यूटी, शक्ति और कर्तव्य बताता है। हमारा क्वेश्चन पूछ रहा था कि शक्ति और कर्तव्य की धारा कौन सी, तो आंसर होगा 143। देन आंसर बिकम्स द आंसर नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कंपनी अधिनियम 2013 की धारा कौन सी में अंकेशक के अधिकार और कर्तव्य निहित हैं? तो अंकेशक के अधिकार और कर्तव्य कहाँ निहित है? ये क्वेश्चन तो अभी हमने किया ही है, सेम ही क्वेश्चन रिपीट हो गया। अधिकार और कर्तव्य, हाँ, तो ये तो सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया। इसका आंसर आप जानते ही हैं पहले से। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रत्येक अंकेशक को कंपनी अधिनियम 2013 की कौन सी धारा के अंतर्गत अंकेशक प्रमापों की पालना देखनी होती है? तो देखिए, इसका जो सही जवाब होगा क्वेश्चन नंबर 61 का, वो होगा 143(9). तो 61 का सही जवाब होगा 143(9). 143(9) में देखना होता है। 144 तो वो बात करता है कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो जो स्टैट्यूटरी ऑडिटर नहीं कर सकता, जिसको हम लोग बोलते हैं अन्य सेवाएं देना। जैसे एक स्टैट्यूटरी ऑडिटर उसी कंपनी का टैक्स कंसल्टेंट नहीं हो सकता, स्टैट्यूटरी ऑडिटर सेम कंपनी का इंटरनल ऑडिटर नहीं हो सकता, सेम कंपनी का वो कोई और एडवाइजरी काम नहीं कर सकता। तो आंसर हो जाएगा 143(9). उसके बाद नेक्स्ट है प्रत्येक वैधानिक अंकेशक का अंतिम उत्पाद क्या होता है? इसका मतलब स्टैट्यूटरी ऑडिटर जब ऑडिट करता है तो फाइनल प्रोडक्ट क्या सामने लाता है, अंतिम में क्या करके देता है वो? तो सबसे पहले लिखा हुआ अंकेशक नोटबुक। अंकेशक नोटबुक वो है जिसमें ऑडिटर जब जांच कर रहा होता है, कुछ इंपॉर्टेंट लगता है तो लिख लेता है, ऑडिट डायरी भी कहते हैं। तो ये तो नहीं हो सकती फाइनल, ये तो बीच में चलता रहता है। अंकेशक प्रतिवेदन, ऑडिट रिपोर्ट, वो फाइनल चीज है जिसके लिए ऑडिट होता है। ऑडिटर अपनी राय इस रिपोर्ट के माध्यम से, प्रतिवेदन के माध्यम से प्रस्तुत करता है। तो द राइट आंसर इज अंकेशन प्रतिवेदन। और देख लेते हैं अंकेशक के कार्यपत्र, उसको वर्किंग पेपर बोलते हैं। जैसे ऑडिटर जांच कर रहा है, जांच करते करते ऑडिटर ने कुछ कैलकुलेशन करी, ऑडिटर ने कोई कागज फोटोकॉपी करके रख ली, वो फाइल में रख लेता है, वर्किंग पेपर कहलाते हैं। और वो डॉक्यूमेंट जिसके ऑडिटर ने जांच की, तो ये अंतिम उत्पाद नहीं है, ये सब अंतिम उत्पाद तक पहुंचने के तरीके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 63, अंकेक्षण कार्यक्रम का दोष क्या है? ऑडिट प्रोग्राम होता है। ऑडिट प्रोग्राम का मतलब है जब हम ऑडिट शुरू करते हैं उससे पहले हम लोग डिसाइड करते हैं कि कैसे कैसे ऑडिट करेंगे, किन किन चीज़ों की जांच करेंगे, किसकी जांच पहले किसकी बाद में करेंगे, किस चीज़ में कितने दिन लगाएंगे, कौन सी विधि का पालन करेंगे, कौन सा व्यक्ति कौन सा काम करेगा, ये ऑडिट प्रोग्राम है। ऑडिट प्रोग्राम के दोष क्या क्या हैं? पहला, कठोरता, ये इसका दोष है। ऑडिट प्रोग्राम कठोर होता है, रिजिड होता है, नई चीज़ों को आसानी से अपने अंदर समावेश नहीं करता है, मैकेनाइज काम है, यंत्रबद्ध है। जैसे वाउचिंग करनी है तो सुबह से शाम तक एक आदमी बैठ के एक ही तरह का काम टिक करता रहता है, एक ही तरह का काम करता रहता है। इसलिए इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64, संपत्ति के सत्यापन में क्या क्या सम्मिलित है? सत्यापन को हम लोग बोलते हैं वेरिफिकेशन। तो जब हम फिक्स असेट वेरिफिकेशन करते हैं तो उसमें क्या क्या शामिल है? फिक्स असेट वेरिफिकेशन का मतलब है कंपनी कह रही है मेरे पास 200 करोड़ की संपत्ति है, ये बिल्डिंग है, मशीनें है, ये है, वो है, ये सब कागज में लिखा हुआ है। ऑडिटर चेक करना चाहता है कि वास्तव में ये है या नहीं, तो ऑडिटर क्या क्या चेक करता है? सबसे पहले चेक करता है अस्तित्व। अस्तित्व का मतलब है क्या ये चीज़ें वास्तव में एग्जिस्ट करती हैं, तो जाके देखता है। ऑडिटर को बताया गया हमारे पास 4 मशीन है, ऑडिटर देखता है कि 4 हैं या 3 है, एग्जिस्टेंस चेक होगी। स्वामित्व व स्वत्व अधिकार, ये भी ऑडिटर देखता है कि जिस चीज़ को आप अपना बता रहे हैं आपकी फैक्ट्री में पड़ी तो है, लेकिन क्या आपके नाम में मालिकाना हक के कागज बने हैं? कहीं पता चला पड़ोसी की ला के रख ली और फिर कहते हो हमारी है। अगली चीज़ है मूल्यांकन तथा प्रभार। इसका मतलब है आपने एक मशीन रखी और आपने बताया कि मशीन 20 लाख की है, ऑडिटर ने कागज देखे 3 लाख की निकली, तो वो वैल्यू निकालना मूल्यांकन कहलाता है। इसका मतलब है ये सभी इसके आंसर हो जाएंगे, आंसर हो जाएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई अंकेशक धारा 143(12) के प्रावधानों का पालन नहीं करता है तो उस पर लगाया जाने वाला आर्थिक दंड 1 लाख रुपए से कम नहीं हो सकता, लेकिन ज्यादा कितना हो सकता है? ये क्या चीज है? धारा संख्या 143(12) बेसिकली ऑडिटर की जिम्मेदारी लगाती है कि अगर ऑडिटर ऑडिट का काम कर रहा है और उसको सस्पेक्ट है, उसको संदेह है, उसको सस्पिशियस एक्टिविटीज नजर आ रही है, उसको लग रहा है कंपनी में छल कपट फ्रॉड जैसा कुछ चल रहा है, जैसे सत्यम जैसा कोई केस चल रहा है, ऐसा कुछ हो रहा है, तो ऑडिटर की जिम्मेदारी है कि वो उसको स्टेट गवर्नमेंट को इस बात की सूचना दे, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को सूचना दे। अगर वो सरकार को सूचित करने में फेल हो जाता है तो उसके ऊपर कम से कम 1 लाख रुपए का जुर्माना लगता है, जो बढ़ा के मैक्सिमम 25 लाख रुपए तक किया जा सकता है। नेक्स्ट है हमारा कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143(3) के अंतर्गत 141(3) के अंतर्गत एक ऑडिटर अधिकतम कितनी कंपनियों को ऑडिट कर सकता है? तो देखिए कोई भी ऑडिटर ऐसा नहीं हो सकता कि हजारों कंपनी का ऑडिटर है। ऐसा क्यों? क्योंकि हम लोग ये मानते हैं कि ऑडिट एक जिम्मेदारी का काम है। एक आदमी लिमिटेड काम करेगा तो जिम्मेदारी से करेगा, एक ही आदमी पूरे भारत की सारी कंपनियों का ऑडिटर है तो पहली बात उसको समय नहीं मिलेगा, वो ध्यान नहीं दे पाएगा, दूसरा बाकी ऑडिटर्स के काम की भी तो चिंता करनी है। इसलिए यहाँ पे एक ऑडिटर के लिए मैक्सिमम सीलिंग फिक्स है और वो मैक्सिमम लिमिट होती है 20। तो एक ऑडिटर मैक्सिमम 20 ऑडिट कर सकता है, इससे ज़्यादा 20 कंपनियों में ऑडिटर हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं। नेक्स्ट है हमारा सामान्यतः अंकेक्षण कितनी अवधि के लिए किया जाता है? तो देखिए इन जनरल ऑडिट 1 साल के लिए किया जाता है। एक फाइनेंशियल ईयर जैसे ही क्लोज होता है तो ऑडिटर आ जाता है, अकाउंट्स पूरे होने पे उनका ऑडिट स्टार्ट कर देता है, तो इसका सही जवाब होगा 1 वर्ष। नेक्स्ट नेक्स्ट है हमारा अंकेशक अंकेक्षण किसी भी संस्था चाहे लाभ कमाने के उद्देश्य से हो अथवा नहीं, चाहे उसका आकार वैधानिक स्वरूप कुछ भी हो, वित्तीय सूचना की स्वतंत्र जांच है, जबकि ऐसी जांच उस पर राय प्रकट करने के उद्देश्य से की गई हो। ये परिभाषा किसने दी? तो देखिए ये सारे के सारे क्वेश्चन जो होते हैं इनमें सोचने समझने का कुछ नहीं होता, फैक्चुअल क्वेश्चन है, आपको याद होना चाहिए। ये परिभाषा दी गई थी अंतर्राष्ट्रीय अंकेक्षण और आश्वासन मानक मंडल, तो इंटरनेशनल ऑडिट एंड एश्योरेंस मानक मंडल एश्योरेंस बोर्ड है, उसके द्वारा ये परिभाषा दी गई थी। सही जवाब होगा आंसर नंबर 1। नेक्स्ट देखिए जरा क्वेश्चन नंबर 69, आईसीआई के द्वारा प्रसारित स्पष्टीकरण के द्वारा प्रमुख अंकेक्षण का अधिकार कौन सा नहीं होगा? तो आईसीआई ने जो क्लैरिफिकेशन जारी किया उसके हिसाब से जो मेन ऑडिटर है उस मेन ऑडिटर का अधिकार इनमें से कौन सा नहीं है? पहला पहला अधिकार है जिसका नाम है ब्रांच ऑडिटर के कार्यकारी पत्रकों का निरीक्षण करना, ब्रांचों का निरीक्षण करना, अंकेक्षण कार्य हेतु आवश्यक सूचना का पता लगाना और अपने अंकेक्षण प्रतिवेदन में शाखा के अंकेक्षण प्रतिवेदन को सम्मिलित करना। इसका मतलब क्या है? कभी कभी जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, इसके हेड ऑफिस का ऑडिट हो रहा है तो हेड ऑफिस का ऑडिट अलग होता है और ब्रांच का ऑडिट अलग होता है। ब्रांच का ऑडिट करने के लिए जो ऑडिटर होता है वो ब्रांच ऑडिटर कहलाता है। तो ऑडिटर जो मेन है हेड ऑफिस का, उसकी जिम्मेदारी है, उसका अधिकार है, वो चाहे तो जब मर्जी ब्रांच में जाके देख सकता है, वो चाहे तो वहां से आवश्यक सूचनाएं मंगा सकता है, अगर वो चाहे तो ब्रांच ऑडिट की जो फाइंडिंग है, ब्रांच ऑडिटिंग में कुछ गलतियां मिली तो उसको भी अपनी रिपोर्ट में शामिल कर सकता है, लेकिन वो जाके जो ब्रांच ऑडिटर है उसके वर्किंग पेपर नहीं मांग सकता। वर्किंग पेपर वो होते हैं जो ऑडिटर अपने खुद के लिए बनाता है। तो सही आंसर होगा इसका आंसर नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 70, अंकेक्षण से तात्पर्य क्या है?
ऑडिट से क्या तात्पर्य, आप जानते हैं कि ऑडिट अकाउंट्स कंप्लीट होने के बाद शुरू होता है, जिसमें एक आदमी आके जांच करता है। और जांच क्यों करता है? क्योंकि लोगों को भरोसा दिलाया जा सके कि कंपनी के अकाउंट्स ठीक है। जांच इसलिए करता है सो दैट छल कपट गलतियां सामने आ सके। जांच इसलिए करता है कि अगर कोई कानूनों की अवमानना हुई है तो उनका पता लग सके। तो इन सब चीज़ों के लिए ऑडिट होता है। क्वेश्चन कह रहा है क्या लेखा पुस्तकें तैयार करना ऑडिट का काम है? नहीं, इसके बाद ऑडिटर काम शुरू करता है। ट्रायल बैलेंस या तलपट तैयार करना भी उसका काम नहीं है, क्योंकि ट्रायल बैलेंस तो अकाउंटिंग के दौरान ही बन जाता है। लेखों में समायोजन करना, अकाउंट्स में एडजस्टमेंट करना, वो भी उसका काम नहीं है। तो उसका काम क्या होगा? लेखा पुस्तकों की जांच करना, टू एग्जामिन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। क्वेश्चन नंबर 71। अंग्रेजी का पर्याय ऑडिटिंग भाषा के ऑडिरे शब्द से लिया गया है। ऑडिट शब्द जो है वो बेसिकली एक शब्द से बना है। तो ऑडिट एक शब्द से बन के निकल के आया, शब्द का नाम है ऑडिरे। ये अंग्रेजी भाषा का शब्द है। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि ऑडिरे कहाँ का शब्द है? तो ऑडिरे बेसिकली लैटिन भाषा का वर्ड है। लैटिन भाषा के वर्ड ऑडिरे का मतलब होता था टू हियर। टू हेयर का मतलब है किसी बात को सुनना। तो पुराने ज़माने में राजा महाराजा दरबार लगा के बैठते थे, उनका अंकेशक जाके चीज़ों की जांच करता था और दरबार में खड़ा होके सबके सामने वो कमियां बताता था कि किस आदमी ने क्या छल कपट फ्रॉड किया है। वहां से ये वर्ड निकल के आया। तो सही आंसर होगा एक, लैटिन। निम्नलिखित में से क्वेश्चन नंबर 72, निम्नलिखित में से एक अंकेक्षण का लाभ कौन सा नहीं है? तो ऑडिट का कौन सा फायदा नहीं है? पहला देखिए, पहला फायदा है कि ये स्वामी को संतुष्टि प्रदान करते हैं। इट प्रोवाइड सेटिस्फेक्शन टू द ओनर। डेफिनेटली अंकेशक जो है ऑडिटर को उसको मालिक को सेटिस्फेक्शन देता है कि मेरे यहाँ सब ठीक चल रहा है। तो ये तो सही है, ये लाभ हुआ। ऋण लेने में सहायक होता है। यस, ऋण लेने में सहायक होता है, क्योंकि जब हम बैंक में जाते हैं, बैंक वाले कहते हैं बताओ आपको प्रॉफिट लॉस कितना हुआ, संपत्तियां दिखाओ, तो हम अपने अकाउंट्स लेके जाते हैं। अकाउंट्स पे बैंक वाला तब तक भरोसा नहीं करता जब तक वो ऑडिटेड नहीं है। तो ऑडिटर से उससे मदद मिलती है। फिर लिखा हुआ है कि ये लागत भार को शून्य कर दे, न्यून कर देता है। इससे कॉस्टिंग कम होती है। नहीं जी, ऑडिट करने से कॉस्टिंग बढ़ती है, क्योंकि ऑडिटर की फीस बढ़ेगी, उसके साथ दो चार लोग लगाने पड़ेंगे। तो ये गलत जवाब है। चौथा लिखा हुआ है ये अशुद्धियों और कपटों को खोज सकता है। यस, इट कैन फाइंड आउट, इट कैन डिटेक्ट द एरर्स एंड एनी फ्रॉड्स एटसेट्रा। तो ये भी सही है, हमसे गलत पूछा। सही आंसर हमारे क्वेश्चन का बनेगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक वैधानिक अंकेक्षण को किसी भी समय जांच पड़ताल का अधिकार होता है। तो एक स्टैट्यूटरी ऑडिटर किसी भी समय जांच कर सकता है किस चीज की? पहला ऑप्शन है कंपनी की लेखा पुस्तकों की, डेफिनेटली कर सकता है, कोई डाउट नहीं है इसमें। लेखा पुस्तकों और प्रलेखों की, डॉक्यूमेंट्स और इन सब की, जी हाँ, इनकी भी कर सकता है। फिर लिखा हुआ है कंपनी की लेखा पुस्तकों, तो ये लेखा पुस्तक आ गया। प्रलेख आ गया, और प्रमाणक, प्रमाणक मतलब वाउचर, इनकी भी, तो ये भी सही है। फिर लिखा हुआ है कंपनी के नोटिस और प्रलेखों की, नोटिसों की जांच वो नहीं कर सकता, तो ये तो गलत है। इन सभी में बेस्ट आंसर ढूंढा जाए तो इन सभी में जो बेस्ट आंसर होगा, जो ज्यादा कवरेज देता है, वो है आंसर नंबर 3। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है क्या प्रबंध द्वारा वैधानिक अंकेक्षक के कार्य क्षेत्र को सीमित किया जा सकता है? क्या मैनेजमेंट स्टैट्यूटरी ऑडिटर के कार्य कार्य क्षेत्र को लिमिट कर सकता है? नहीं कर सकता, क्योंकि ऑडिटर का जो कार्य क्षेत्र है वो कानून द्वारा निर्धारित होता है और उसमें कंपनी का कोई रोल नहीं होता। अगर ये कंपनी का प्राइवेट ऑडिट होता, ऑप्शनल ऑडिट होता, तो कंपनी इसको सीमित कर सकती थी, लेकिन अंकेक्षण स्टैट्यूटरी है, नहीं कर सकते। तो पहला ऑप्शन है कि क्या कुछ स्थितियों में कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्या अंशधारियों की परमिशन से कर सकते हैं? नहीं कर सकते। आंसर लिखा हुआ है हाँ कर सकते हैं, नहीं कर सकते। सही आंसर होगा 4, किसी भी कीमत पे हम लोग इसको नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75। चालू अंकेक्षण के संबंध में कौन सा कथन सही है? चालू अंकेक्षण होता क्या है? इसको कॉन्करेंट ऑडिट, कॉन्टिन्यूअस ऑडिट बोलते हैं। नॉर्मली ऑडिट होता है 1 साल पूरा होने पे। चालू ऑडिट होता है जो लगातार पूरे साल चलता रहता है। तो इसमें कौन सा कथन सही नहीं है, ये ढूंढना है। पहला है क्या ये नियमित अंतराल के बाद आयोजित किया जा सकता है? यस, ऐसा हो सकता है कि हम हर 15-15 दिन के बाद, हर 2-2 महीने के बाद करें, तो नियमित अंतराल पे तो ये हो सकता है। दूसरा है क्या ये प्रतिदिन आधार पे क्रियान्वित होता है? डेली बेसिस पे हो सकता है। यस, ये डेली बेसिस पे भी हो सकता है, पूरे 365 दिन चल सकता है। जब संगठन में अच्छी आंतरिक नियंत्रण प्रणाली विद्यमान हो तो इसकी आवश्यकता होती है। व्हेन एन ऑर्गेनाइजेशन हैव एडिक्वेट इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, तब इसकी रिक्वायरमेंट होती है। जी नहीं, जब किसी कंपनी में इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, आंतरिक नियंत्रण प्रणाली अच्छी होती है, तब इसकी जरूरत नहीं होती। आंतरिक नियंत्रण प्रणाली क्या चीज़ है? आंतरिक नियंत्रण प्रणाली का हमारा मतलब होता है, और इस सिस्टम का, जिसमें एक आदमी का काम दूसरे आदमी से ऑटोमेटिक चेक होता रहता है। हर आदमी अपना काम कर रहा है, लेकिन सिस्टम ऐसा बना हुआ है कि मेरा काम इससे, उसका काम उससे, उसका काम उससे चेक होता रहेगा। तो ऐसे में इसकी आवश्यकता हमें नहीं होती है। यह प्रणाली बहुत अधिक
खर्चीली होती है, ये भी सही है। तो सारे जवाब सही हैं, हमसे गलत पूछा था, गलत होगा 3 और ये इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। तो यहाँ पे आके हमारे ऑडिट के सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का सेशन आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। जल्दी ही मिलेंगे हम लोग और अच्छी जानकारी के साथ में। कॉन्फिडेंट रहिए, पेपर बहुत टफ नहीं आता है, पेपर में सही गाइडेंस की ज़रूरत है, अच्छे से पेपर को तैयार किया जा सकता है। यूं ही पढ़ते रहें, लगे रहें। धन्यवाद।